हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने कंप्लीट किया था पंचायती राज, यानी कि जो हमारा पंचायती राज टॉपिक है वो दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया था और पूरे डिटेल्स में किया था, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उससे रिलेट करते हैं वो सारे को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा या फिर किसी कारण से आपका उस वीडियो मिस हो गया है, तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट जो है पॉलिटी का वो सही से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पंचायती राज के आगे, यानी कि म्यूनिसिपालिटीज, जो नगर पालिका चैप्टर है वो आज हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। म्यूनिसिपालिटीज, हिंदी में बोले तो नगर पालिका। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसके पार्ट के, तो ये संविधान के किस भाग में आता है? तो ये आता है पार्ट 9A में। ठीक है, और आर्टिकल आता है ये 243 से लेके 243 तक। ठीक है, जो नगर पालिका है वो आता है आर्टिकल 243 से 243 तक, और पार्ट 9A में आता है। ठीक है, और बात करते हैं इसके शेड्यूल यानी अनुसूची की। तो जो शेड्यूल 12 है, ठीक है, ये रिलेट करता है किस? शेड्यूल 12 से। और जो शेड्यूल 12 है वो रिलेट करता है इसके संवैधानिक दर्जा से, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटी को जो संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था उससे रिलेट करता है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था म्युनिसिपैलिटी को, वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो वो दिया गया था 74वां, यानी कि इसको हिंदी में ही कर देते हैं, 74वां संविधान संशोधन 1992। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसके तहत दर्जा दिया गया था। और यही अगर बात करते हैं कि इसको लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 1993 में, यानी कि 1993 में लागू किया गया था। लागू किया गया था 1993 में। क्लियर है पॉइंट? और इस समय जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये हम आपको पंचायती राज में भी बता चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव। ये क्या थे? ये थे उस समय के प्रधानमंत्री, जब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें विषयों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने म्युनिसिपैलिटी में? तो वो है 18, यानी कि 18 सब्जेक्ट डाले गए हैं नगर पालिका में और 29 डाले गए हैं पंचायती राज में। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया कुछ उसके बारे में। अब इसके थोड़ा डिफिनीशन के बारे में देख लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है, ठीक है, जिसमें परिभाषित क्षेत्र तथा जनसंख्या होती है। मतलब नगर पालिका जो है ये प्रशासनिक इकाई कहने का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जो म्यूनिसिपालिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि परिभाषित क्षेत्र और जनसंख्या दोनों होता है। यानी कि अगर इसको पंचायती राज से कंपेयर किया जाए तो उसका एरिया और जनसंख्या कम होता है, क्योंकि वो ग्रामीण से रिलेट करता है, और ये जो है वो शहर से रिलेट करता है, इसलिए इसमें क्षेत्र और जनसंख्या इसमें ज्यादा होता है। यानी कि रेस्ट्रिक्ट किया गया है। परिभाषित करने का क्या मतलब है? डिफाइन किया गया है। रेस्ट्रिक्ट है कि मतलब इसके ज्यादा होगा, मतलब एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा होगा तब वो नगर पालिका के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल्स हम लोग जब इसके टीयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषित क्षेत्र तथा जनसंख्या होती है। ठीक है, नगर पालिका जो है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है शहरी क्षेत्र में। ठीक है,
आपको याद होगा तो हम आपको बताए थे स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन को हमने दो पार्ट में देखा, पंचायती राज और अभी जो म्युनिसिपैलिटी पढ़ रहे हैं सो। तो पंचायती राज जो है वो भी स्थानीय स्वशासन में ही आता है और म्युनिसिपैलिटी जो है वो भी स्थानीय स्वशासन में ही आता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए है और जो पंचायती राज है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग उसके प्रकार के बारे में, या फिर इसको बोले कि इसके लेवल्स के बारे में, इसके कैटेगरीज के बारे में, या फिर 3 टियर जो है उसके बारे में, ठीक है। अलग अलग नामों से आप इसको बुला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि 3 प्रकार के नगरीय संस्थान। नगरीय संस्थान कहने का क्या मतलब है? अर्बन बॉडीज, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इसको नगर पंचायत ही होता है, नगर पंचायत, ठीक है। नगर परिषद मतलब म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, और नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जिस तरीके से हमने पंचायती राज में 3 टियर को देखा था, पहले गांव पे, फिर ब्लॉक पे, फिर जिला पे, ठीक है, ये सही क्रम था। तो ये भी सही क्रम है, मतलब आप बोल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ये जो क्रम है वो यही है, ठीक है। तो हमने पंचायती राज को जैसे 3 टियर में पढ़ा था, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे नगरीय संस्थान यानी कि जो म्युनिसिपैलिटीज के जो बॉडीज हैं, ठीक है, जो उसके 3 टाइप से 3 बॉडीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जो कि 3 है, क्या क्या? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। तो आइए इसके बात करते हैं पहला पे। पहला क्या है? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत क्या होता है? तो वैसे गांव जो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब नगर पंचायत उसको बोला जाएगा, मतलब ये तरह का गांव ही रहेगा लेकिन वो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है उसका विलेज टू टाउन में, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा? नगर पंचायत में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बात करें कि नगर पंचायत के लिए जरूरी जनसंख्या। अब आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे परिभाषित जनसंख्या की बात थी, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जरूरी जनसंख्या मतलब कि इतना होगा तभी आपका वो नगर पंचायत के अंदर आएगा, यानी कि 12,000 से लेके 40,000 के बीच में अगर पॉपुलेशन है तभी वो किस में आएगा? नगर पंचायत में आएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये डिफिनेशन ट्रू हो गया कि परिभाषित जनसंख्या होगा, ठीक है। अगला है जरूरी वार्ड की संख्या। तो वार्ड कितने होने चाहिए? 10 से लेके 25। अगर मिनिमम 10 वार्ड है और 25 वार्ड मैक्सिमम है, उसके बीच अगर वेरी हो रहा है तब यह अगर नगर पंचायत में। तो वार्ड आप किसमें कह सकते हैं? इसको क्षेत्र में आप डाल सकते हैं क्योंकि वो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो परिभाषित क्षेत्र और जनसंख्या आपका उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ठीक इसी तरह हम लोग आगे ही बात करेंगे परिषद के लिए और निगम के लिए भी, ठीक है। तो आपका और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो जरूरी वार्ड की संख्या हो गई आपका 10 से 25, और वहीं अगर जनसंख्या की बात करें तो वो 12,000 से लेके 40,000 तक है, ठीक है। और यही बात करते हैं यहाँ के हेड का, जो प्रमुख है उसको क्या बोला जाता है? उसको अध्यक्ष बोला जाता है। जो नगर पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष बोला जाता है, अगर इंग्लिश में बोले तो चेयरमैन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो चेयरमैन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। म्युनिसिपैलिटी का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? नगर परिषद, यानी बोले तो म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो जो नगर परिषद होता है वो छोटे शहरों में होता है, ठीक है। उसमें हमने देखा नगर पंचायत में कि वो ट्रांजिशन हो रहा है विलेज टू टाउन में, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो नगर परिषद होता है वो छोटे शहरों में होता है। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिख दें छोटे शहरों का, जैसे शिवहर है, शेखपुरा है, मधेपुरा भी है। तो ये सब जो जगह है, ठीक है, ये सब जो शहर है वो छोटे शहर हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है? नगर परिषद है, ठीक है। अब आइए इसके कुछ कंडीशन को देखते हैं। तो कि जरूरी जनसंख्या यानी कि नगर परिषद होने के लिए जरूरी जनसंख्या है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 40,000 से लेके 5 लाख तक, ठीक है। और वहीं पे अगर जरूरी वार्ड की संख्या की बात करें तो वो 26 से लेके 45 तक, यानी कि जो पॉपुलेशन चाहिए वो चाहिए 40,000 से लेके 5 लाख तक, और जो जरूरी वार्ड है वो चाहिए 26 से लेके 45 तक,
ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और जो प्रमुख होता है नगर परिषद का उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष ही बोलते हैं। जिस तरीके से नगर पंचायत में भी अध्यक्ष ही बोलते हैं प्रमुख को, ठीक उसी तरह नगर परिषद में भी अध्यक्ष ही बोलते हैं। इंग्लिश में होता है चेयरमैन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आता है तीसरा, ठीक है, जो कि है नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो होता है यानी कि नगर निगम जो होता है वो बड़े शहरों में होता है। ठीक है, नगर निगम जो होता है वो बड़े शहरों में होता है, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ये सब जो जगह है ये बड़ा जगह है, तो यहाँ पे क्या होता है? नगर निगम होता है। तो इसके लिए जो जरूरी जनसंख्या का जो कंडीशन है वो कितना है? 5 से 10 लाख। यानी कि 5 से 10 लाख अगर जनसंख्या है, मतलब मिनिमम 5 लाख जनसंख्या अगर है, तब वहां पे क्या रहेगा? नगर निगम रहेगा। ठीक है, और वहीं अगर जरूरी वार्ड की संख्या की बात करें तो 46 से 75 वार्ड होने चाहिए। यानी कि मिनिमम 46 वार्ड होने चाहिए, तभी वहां पे नगर निगम होगा। ठीक है, और अगला बात करते हैं इसके प्रमुख का, इसके हेड का। तो इसके हेड को क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं इसके हेड को। इसमें भी मेयर ही होता है, MAYOR। और इसका दूसरा नाम होता है महापौर। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि पटना में है सो मेयर का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली में मेयर का इलेक्शन होता है, बॉम्बे ऐसे जगहों पे मेयर का इलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे वहां पे आप देखते हैं ना, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PMC, MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये सब क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। ठीक है, यानी कि जो पटना के नगर निगम है उसको बोलते हैं पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली का नगर निगम है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD। आपने देखा भी होगा कुछ समय पहले MCD का इलेक्शन भी हुआ था, जहां पे आपकी सरकार ने बहुमत हासिल की थी और जो मेयर चुने गए थे वो आपके ही मेंबर थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये बात हो गया हमारा 3 टीयर का, यानी कि तीनों टीयर का ये बात हो गया है। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, आपको लग रहा हो कि मैंने आर्टिकल्स को स्किप कर दिया है, तो आर्टिकल को स्किप मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें जो आर्टिकल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो पंचायती राज में थे। म्युनिसिपल में बस आपको इतना जानना है कि ये 243 P से लेके ZG तक होता है, दैट्स ऑल। आपको इसमें आर्टिकल्स में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर देंगे हम। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहां पे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन जिस पोर्शन को टारगेट करता है वहीं से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। जो सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में एस्टेब्लिश हुआ था वो कहां हुआ था? मद्रास में। और कब? 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में। ठीक उसी के बाद जो मद्रास के बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना वो बना कहां? मुंबई और कोलकाता में। और दोनों जगह सेम ईयर में ही बना था। कब? 1726 में। जो मुंबई और कोलकाता में जो बना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो 1726 में बना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो म्युनिसिपैलिटी है वो क्या है? स्थानीय स्वशासन का ही भाग है। पंचायती राज क्या है? स्थानीय स्वशासन का ही भाग है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के पिता का, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वो कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगर आपको लॉर्ड रिपन के बारे में याद होगा तो इन्हीं के शासनकाल में पहली बार दशक वाला जनगणना जो हुआ था, डिकेड जो सेंसस था उसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला बात करते हैं चुनाव प्रणाली यानी कि इलेक्शन सिस्टम का। तो इसका कैसा इलेक्शन सिस्टम है? ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, बोले तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होता है। एक बार फिर हम बताएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली उस चुनाव प्रणाली को बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट आम जनता वोटिंग करता है, जिसमें हम वोटिंग करेंगे, आप वोटिंग करेंगे, ये सब है। तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। यानी कि जो जनता है वो डायरेक्ट चुनती है मेंबर को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट।
अब अगला पॉइंट है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको नगर निगम का चुनाव लड़ना है, ठीक है, यानी कि नगर ऑन होल नगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो म्युनिसिपैलिटी का आपको चुनाव लड़ना है, तो आपके लिए उसके लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। आप मिनिमम 21 वर्ष के होने चाहिए, तब आप उसके चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं इसका चुनाव करवाता कौन है। तो इसका चुनाव भी हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पंचायती राज में भी सेम इंप्लीमेंट था। ठीक है, तो इसका चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही इसका भी चुनाव करवाती है। और हमने आपको यह भी बताया था कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका जो मुख्य आयुक्त जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, या आप बोले कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो उसको अपॉइंट कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, और अगर त्याग पत्र भी देना होगा तो वो किसको देगा? वो राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र भी देगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया हो, तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे 2-3 पॉइंट और है उसको देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में 1-2 पॉइंट और है, आइए उसको देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे बिहार के रिलेटेड, मतलब कि जो म्युनिसिपैलिटीज है वो बिहार के रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि बहुत एग्जाम में अगर आप बिहार के एग्जाम्स देते हैं, जैसे बीपीएससी देते हैं, एसएससी अगर देते हैं बिहार का, ठीक है, मतलब बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो पूछे कि नगर पंचायत कितना है बिहार में, नगर परिषद कितना है, नगर निगम कितना है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो यही बात करते हैं अगर नगर पंचायत की संख्या का, तो कितना है? वो है 151। ठीक है, नगर परिषद की संख्या की बात करें तो वो है 84। ठीक है, और नगर निगम की संख्या की बात करें तो वो है 17। तो आप ये डेटा को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नगर पंचायत कितना है? 151 है, नगर परिषद कितना है? 84 है, और नगर निगम कितना है? 17 है। ठीक है, आप इस डेटा को याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है महिलाओं की आरक्षण, यानी कि जो वुमेन्स का रिजर्वेशन होता है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो वो कितना है? 1/3 बोले तो 33%, 33.33% या फिर 33% ही सिर्फ बोलिए, यानी कितना सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, लेकिन बिहार के केस में क्या है? 50% सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। ठीक है, ये बात हम आपको पंचायती राज में भी बताए थे। ठीक है, उसमें क्या था कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, और यहाँ पे क्या रहेगा अगर एक्ट पूछे तो बिहार म्यूनिसिपल एक्ट, बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007। वहां 6 था, यहाँ 7 है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा म्युनिसिपैलिटीज जो है वो कंप्लीट हो गया, और हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम आर्टिकल्स को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पॉइंट पूछा जाता है वो सब मैंने आपको कवर कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो जो है आज का ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे कल, और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि पार्ट 11 रहेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट पार्ट 11, तो वो इसलिए क्योंकि 9A तो हमारा हो गया, 9B में क्या है? स्टेट्स अंडर ग्रुप बी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। पार्ट 10 क्या है? पार्ट 10 है आपका SC/ST एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ठीक है, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा पार्ट 11। ठीक है, जो कि रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। तो हमारा कल का जो टॉपिक है वो यही रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।